प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद बैठक के कार्यवृत्त पर किए हस्ताक्षर। फरीदाबाद और हिसार में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय अल्पकालीन विस्तारक प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, भारत में हुए G20 सम्मेलन से पूरी दुनिया हुई प्रभावित। पंचकुला के दशम पातशाही गुरुद्वारा नाडा साहिब से आज से शबद कीर्तन का सीधा प्रसारण शुरू। विश्व के 63 देशों में होगा निर्बाध प्रसारण। और यूविन पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण व पंजीकरण में फरीदाबाद जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर। 24,000 गर्भवती महिलाओं व 83,000 बच्चों का किया टीकाकरण। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। भारत के दौरे पर सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे सऊदी पीएम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सऊदी समकक्ष मोहम्मद बिन सलमान ने द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी क्षमता को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इससे पहले सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की। नई दिल्ली में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरें दुनिया भर के मीडिया में छाई हुई हैं। अमेरिकी मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमेरिकी मीडिया में लिखे लेखों में परोक्ष रूप से भारतीय कूटनीति को सराहा गया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के चलते संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक कौशल से इस मुश्किल काम को भी अंजाम दे दिया। वहीं पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारत की क्षमताओं को बेहतर तरीके से पेश किया। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था और युवा कार्य शक्ति वाले देश के रूप में G20 देशों के सामने पेश किया। अमेरिकी मीडिया ने विदेश नीति के हवाले से लिखा है कि पिछले राष्ट्रपतियों की तरह जो बाइडेन भी भारत को अमेरिका के करीब लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए।
फरीदाबाद में भाजपा का 2 दिवसीय अल्पकालीन विस्तारक वर्ग के प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। शिविर में विस्तारकों को पार्टी की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के बारे में बताया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि पहले परिवारवादी पार्टियां थी, जबकि आज विकास कराने वाली सरकार है। पिछले 9 सालों के दौरान हर क्षेत्र का विकास किया गया है। बीजेपी ने आर्थिक क्षेत्र के अलावा देश की संस्कृति को भी मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि G20 की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है और ऐसा पहली बार हुआ है। सरकार ने किया है, आर्थिक तौर पर भी देश को मजबूत किया है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने का काम किया है। अभी G20 में जो कूटनीतिक सफलता पूरी दुनिया जिसकी प्रशंसा कर रही है, पहली बार पहले दिन सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा पर सहमति बनाना, ये ऐतिहासिक क्षण थे हिंदुस्तान में। वहीं ओपी धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पिता पुत्र की जोड़ी ने हरियाणा कांग्रेस में जो किया है वह सबको मालूम है। साथ ही उन्होंने G20 के शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि इस सम्मेलन से भारत को कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो मेरे अपने फेंके हुए थे। अब पिता पुत्र ने कांग्रेस में जो किया वो सबको मालूम है। अशोक तंवर जी को लठिया के उतारा दिल्ली में, वो वीडियो क्लिप्स हैं। शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी। सुरजेवाला जी को जो है वो जाके बाहर के राज्य से राज्यसभा लड़नी पड़ी, जबकि यहाँ भी सीट थी। अब वो सब चीजें लौट कर तो आएंगी। मोहब्बत की दुकान में नफरत का प्रसाद, लात गुस्से का प्रसाद वितरित हो रहा है। पिछले 2 दिनों में हमने देश के विश्व के नेताओं को मोदी जी की अध्यक्षता में बैठे हुए देखा, गांधी की समाधि पर नमन करते हुए देखा, पिछले दिनों चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होते हुए देखी। और भारत का जो विचार है वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इकोनॉमिक कॉरिडोर। उधर हिसार में भी भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय अल्पकालीन विस्तारक प्रशिक्षण कार्यशाला का आज समापन हुआ। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, सांसद ब्रजेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर डीपी वत्स और निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 2024 में भी भाजपा की सरकार का आना तय है और देश के विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अल्पकालीन विस्तारक योजना में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता अपना कीमती समय दे रहे हैं। ये कार्यकर्ता प्रत्येक शक्ति केंद्र में व बूथ पर जाएंगे, जहां लाभार्थियों से संपर्क करेंगे व अन्य कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करेंगे। पूर्व मंत्री एवं जिला प्रभारी मनीष ग्रोवर ने कहा कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया गया है। वे पन्ना स्तर पर घर घर जाकर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। शुरू की है, इसमें 7 दिन का समय हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता दे रहे हैं, जो किसी एक शक्ति केंद्र में जाएंगे और वहां पर हर बूथ पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं को संपर्क करेंगे, लाभार्थी को संपर्क करेंगे, वहां की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करेंगे। तो कार्यकर्ता को केंद्र के और प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो देश की जनता ने आप पे विश्वास किया है, आदि मोदी जी ने जिस तरह काम किया है, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने काम किया है, वो अब सब कार्यकर्ता पन्ना के कार्यकर्ता जो पन्ना में हमारे कागज आ गए हैं, उनको लेकर हमारे ये विस्तारक घर घर जाएंगे। 1000 वोट, 1200 वोट और 300 घर, 400 घर से लोगों से संपर्क कर देश के जो वर्तमान की जो आज भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी है और किस तरह आज भारत में देश की 140 करोड़ जनता का कद ऊंचा है, वो जानकारी देंगे। प्रशिक्षण लेने वाले विस्तारकों ने बताया कि इस दौरान लगभग 8 सत्र रखे गए, जिसमें बताया गया कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने आमजन के लिए जो स्कीम लागू की हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। साथ ही उन्हें सरल ऐप के ऊपर डाटा अपलोड करने का कार्य देखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
कार्यकर्ताओं को लगभग 8 सेशन इसके अंदर रखे गए, जिसमें किस तरीके से हमें प्रत्येक शक्ति केंद्र के अंदर जाकर बूथों की संरचना, त्रिदेव, पन्ना प्रमुख जो माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी का नेतृत्व में जो सरल ऐप पर जो डाटा अपलोड हो रहा है वो कार्य हमें वहाँ पर जाकर करना है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसके हिसाब से हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो समय समय पर आकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं। उन्होंने जो पार्टी की रीति नीति है उनको कार्यकर्ताओं को समझा करके और ट्रेनिंग दे करके विभिन्न मंडलों में ड्यूटियां लगाई हैं। पंचकुला स्थित दशम पातशाही गुरुद्वारा नाडा साहिब से आज से शबद कीर्तन का सीधा प्रसारण आरंभ कर दिया गया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी महासचिव रमणीक सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गुरुद्वारा नाडा साहिब से ये सीधा प्रसारण सैटेलाइट चैनल वर्ल्ड पंजाबी चैनल पर प्रातः 3:15 से सुबह 8 बजे तक किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा लिया गया ये ऐतिहासिक फैसला है जो मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश विदेश में रहने वाली साध संगत को शबद कीर्तन श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा तथा गुरु घर के दर्शन प्राप्त होंगे। ये सीधा प्रसारण विश्व के 63 देश में किया जा रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जाएगा और ये प्रसारण निर्बाध चलेगा। इससे हरियाणा के अन्य गुरुद्वारों से भी शीघ्र आरंभ किया जाएगा। आज तो ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਟਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 3:15 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਚੱਲੂਗਾ। तो इस ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 63 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਬਾਧ ਚੱਲੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾरण ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਚੱਲੇਗਾ। यूएन पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण व पंजीकरण करने में फरीदाबाद जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल की डिप्टी सिविल सर्जन और टीकाकरण की नोडल अधिकारी डॉक्टर रचना ने बताया कि सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे फरीदाबाद से शुरू किया गया था, जिसके लिए शुरुआत में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उनके स्टाफ ने टीम वर्क के साथ अच्छा काम किया। जिले में लगभग 24,000 गर्भवती महिलाओं और 83,000 बच्चों का पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया और आगे भी ये टीकाकरण लगातार किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व बच्चों का कहीं पर भी अगला टीकाकरण करवाया जा सकता है, जिसकी सारी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहती है। अब यूविन पोर्टल से प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ा जा रहा है। डॉक्टर रचना ने बताया कि प्रदेश में प्रथम स्थान आने पर उन्हें और उनके स्टाफ को बेहद खुशी हुई है। रजिस्टर भी करा सकते हैं, आम जनता उसको घर पे बैठे बैठे सेशन को देख के अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। उस सेशन पे वो प्री रजिस्टर पहले से हो सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी इसमें खासियत ये है कि जब उस बच्चे को हम रजिस्टर करते हैं तो वो पूरे भारत में जाके अपने उस रेफरेंस आईडी से जहां भी वो वैक्सीनेशन करवाएगा उसको उस रेफरेंस आईडी से वहां पे वो दिखेगा वो बच्चा कि इस बच्चे को कौन सी वैक्सीनेशन हो गई है और आने वाले दिनों में कौन सी वैक्सीनेशन होनी है, उसकी ड्यू कहाँ बनती है और कौन सी बनती है। हमारे कम से कम 24,000 गर्भवती महिलाएं हमने इस पे इम्यूनाइज कर दी हैं। लगभग 83,000 बच्चे हमारे यूविन पोर्टल पे इम्यूनाइजेशन पे एंटर होती है। यूविन पोर्टल की जो पहले नंबर पे आया, नेचुरली खुशी तो बहुत होती है। इसमें हमारे सिविल सर्जन सर का बहुत बड़ा योगदान है, मेरी टीम, यूएनओ, मेरी वीसीसीएम्स हैं। वहीं नवजात बच्चों को टीका लगवाने आई महिलाओं ने बताया कि यहां सिविल अस्पताल में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई और उनका कोई खर्च भी नहीं हुआ। इसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करती हैं। क्या टीकाकरण करवाने आए? हाँ। क्या कहना चाहोगे, टीकाकरण हुआ है सरकारी अस्पताल में, कोई खर्चा हुआ? नहीं, खर्चा कोई भी नहीं हुआ।
एक पैसा भी नहीं लगा है, टीका लग गया। यहाँ तो सब बढ़िया सुविधा है, सब कुछ बढ़िया से हो गया, नॉर्मल सा होगा, कोई खर्चा फर्चा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कार्य बढ़िया है, हमारे लिए तो बढ़िया ही है जो हमारा इतना सुविधा मिल रहा है। पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण करने में पानीपत जिला दूसरे स्थान पर, जबकि हिसार जिला तीसरे स्थान पर है। वहीं नूंह और पलवल जिले अंतिम पायदान पर हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंचे और डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। 1 घंटे की मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी और कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुलनीय योगदान हमेशा से ही रहा है। राधा स्वामी सत्संग स्थल द्वारा समाज सेवा में किए जा रहे असाधारण कार्य बेहद सराहनीय हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आरोग्य लक्षण सेवा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में करीब 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। आयुष्मान भव के तहत इन सभी सेंटर्स पर आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का उपचार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम के जन्मदिन के मौके पर देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने शोषितों के लिए काम किया, वंचितों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। तो जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर है तो हमने तय किया कि 17 सितंबर से एक पखवाड़ा तक हम आयुष्मान भव अभियान चलाएंगे। देश में 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। तो हमने तय किया है कि सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा और ये आयुष्मान मेला में सभी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वहाँ उपचार होगा। गांव में हेल्थ के लिए जो एक भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट ना हो, यानी कि टीबी से मुक्त हो गया हो, ये आयुष्मान भारत योजना के उसके जो 3 पिलर आपने कहा, एक हेल्थ मेला, एक आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान सभा, वो 3 पर हम काम करेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ चंडीगढ़ काउंसिल की ओर से व्यापार और निवेश को उजागर करने के बारे में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कनाडा के महावाणिज्यिक दूत पैट्रिक हेबर्ट ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि भारत 7% की दर से बढ़ रहा है। भारतीय रुपया एक वैश्विक मुद्रा बन गया है। 22 देश रुपये में कारोबार कर रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। व्यापार करने में आसानी के बारे में बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 39,000 अनुपालन कम कर दिए हैं। लॉजिस्टिक्स नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए 24 से अधिक क्षेत्रों का चयन किया जाएगा। इंडिया is merged as the fast developing economy of the world. Prime Minister Narendra Bhai Modi ji has set a target of to India become developed country by 2047, when we will be celebrating 100 years of independence. Our target is high growth rate, low inflation, and India to remain as investment destination of the for investors. India is growing at the rate of 7%, and this growth rate is to continue, and this growth rate is highest in the world. In few years, India will become 5 trillion economy, and 30 years, India will become 30 trillion economy. वाणिज्यिक दूत पैट्रिक हेबर्ट ने कहा कि भारत और कनाडा अब एक दूसरे के शीर्ष 9 व्यापारिक साझेदारों में से एक हैं। कोविड महामारी के बाद वस्तुओं और सेवाओं में हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब
$23 बिलियन के पास पहुंच रहा है। इस मौके पर चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के संयुक्त DGFT उत्पल कुमार आचार्य ने मुक्त व्यापार समझौतों के लिए कनाडा के साथ भारत की चल रही चर्चाओं और DGFT द्वारा बिना शुल्क के मूल प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में डाकघर विस्तार की योजनाओं के साथ 5 लाख रुपए तक के लेन देन के लिए निर्यात केंद्र के रूप में काम करेंगे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए पंचकुला में आज एक्सपोर्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग विषय पर आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी रीजनल चेयरमैन अरुण शुक्ला, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के सहायक निदेशक गौरव गुप्ता सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। MSME विकास कार्यालय करनाल के निदेशक संजीव चावला ने बताया कि इस सेमिनार का उद्देश्य उद्यम इकाइयों को निर्यात एवं डिजिटल मार्केटिंग के प्रति जागरूक करना है। साथ ही उद्यमियों को क्वालिटी, कास्टिंग व डिलीवरी के मंत्र के बारे में भी बताया गया। निदेशक ने कहा कि हरियाणा में लगभग 6 लाख MSME यूनिट इस सेमिनार के माध्यम से प्रतिभागियों की निर्यात करने संबंधी शंकाओं को दूर किया गया व साथ ही विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इकाइयाँ हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी इकाइयाँ हैं जिनमें कि एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है, लेकिन MSME जनरली इस बात से चिंतित रहते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, हम किस एजेंसी से बात करें, हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी, किस कंट्री में कितना टैक्स लगता है। इन सब शंकाओं को दूर करने के लिए और सभी एक्सपोर्ट से संबंधित सभी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमने आज का प्रोग्राम का आयोजन किया है। DGFT ने अपना स्कीम्स के बारे में बताया है, लुधियाना से आए हैं कि रोड टैप स्कीम क्या है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन क्या है, मतलब किस एक्सपोर्ट करने में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, उसके ऊपर पूरा केंद्रित था आज का प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है कि G20 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने MSME का मुद्दा उठाया और ये बताया गया कि MSME को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जोड़ा जाए और इनकी जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए इनको पैसा मुहैया कराया जाए। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार में आकर विदेशी व्यापार संबंधी उनकी बहुत सी शंकाओं का निवारण हुआ है। जैम के बारे में पता चला कि कैसे उस पर रजिस्टर करना है, क्या उसमें स्कीम्स हैं, कैसे हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, और एक्सपोर्ट के बारे में भी हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली। हमें इंसेंटिव्स के बारे में पता लगा, जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ के हमें पता लगा। सब्सिडीज़ के बारे में पता लगा, जो अलग अलग ब्लॉक्स में गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज़ दे रही है, उसके बारे में पता लगा। हम अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स और गवर्नमेंट की हेल्प की वजह से, उसके बारे में बड़ी जानकारी मिली है। मुझे लगता है कि हमारी सेल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी होगा। हम जैसे जो MSME हैं, एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल माइक्रो में आते हैं, एक्सपोर्ट करने से घबराते थे। आज हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है इस बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज हुई है और जैम सर्टिफिकेशन के बारे में पता लगा है, जेड सर्टिफिकेशन के बारे में पता लगा है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं DGFT के बारे में जो चीज़ हमें नहीं पता थी वो चीज़ें भी हमें पता लगी है। चंडीगढ़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित सिंथेटिक ट्रैक पर राष्ट्रीय स्तर की पहली इंडियन ग्रां प्रो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस दौरान उड़न परी और भारतीय एथलेटिक्स की गोल्ड गर्ल पूर्व धावक PT उषा एथलीटों का हौसला बढ़ाने विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। इस दौरान सेक्टर 27 स्थित प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि प्रशासन ने ट्रैक के लिए अच्छा काम किया है। यहाँ मौजूद सुविधाएं एथलीट्स को मोटिवेट करेंगी। हमारे देश में एथलेटिक्स के साथ हर खेल में ग्रास रूट पर काम होना चाहिए, जिसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ओलंपियन रातों रात तैयार नहीं होते। हमें अपने खिलाड़ियों को प्रेरित और उत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में तनाव मुक्त होकर मैदान में उतरे। एशियन गेम्स के लिए भले ही कम समय मिला है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है और वे पूरी तरह तैयार हैं। In grassroots level, I think we should give more importance. In every state, some academy should be there for the grassroots level. एकदम लो लेवल पे तो इट इज नॉट इजी टू विन द मेडल एक ईयर का अंदर और 2 years का अंदर. इट इज अ लॉन्ग वन. सो फॉर दैट सिस्टम शुड बी फॉर एवरी स्टेट.
So you can't say that everything should do for center, but every state support needed for that. We are all multiple game. Every game players are started doing good. So I'm so happy and future, and we want our players should go without any tension, with mental free. Mind should be free when they participate. Whatever they want, and if we know that they want whatever, we are trying to do that. And I'm hoping that this time India will win much better performance than earlier. इस दौरान हुए रोमांचक मुकाबलों में 400 मीटर में तमिल एथलीट्स का दबदबा रहा। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कल जींद जिले के नरवाना क्षेत्र के कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास जाकर उनकी समस्या सुनना और उनका तुरंत समाधान करना है। राज्य मंत्री ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार की ओर से करीब 50 से ज्यादा विभागों की 542 सेवाओं का लाभ आमजन को घर बैठे ही मिल रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं एवं दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। साथ ही जनता के पैसे और समय की भी बचत हुई है। कमलेश ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार द्वारा युवाओं को उनकी काबिलियत के आधार पर बिना पक्षपात व भेदभाव के नौकरियां दी जा रही हैं। इसके अलावा गांव में युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। और बड़ा अच्छा लोगों का रुझान मिल रहा है। काफी संख्या में लोग आते हैं और जो समस्याएं हैं तो समस्याओं के मुद्दे पर सभी विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जो समस्या मुद्दे पर उनका समाधान हो सकता है मुद्दे पर समाधान कर रहे हैं। और जो कोई डिमांड मांग है तो इस तरह की कोई छोटी सी लेकर बड़ी जो पर्ची मेरे पास जो भी एप्लीकेशन आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए कि जो भी समस्या जो भी परेशानी लिखित में आएगी तो वहाँ पर साथ के पास भिजवाने का काम। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेले की तैयारियों को लेकर गवर्निंग बॉडी की 34वीं बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं एवं किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। SHGF एवं FPO उत्पाद इसका प्रमुख उदाहरण है। सरकार SHG एवं FPO को भरपूर समर्थन दे रही है ताकि ये समूह अपने उत्पादों को व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि SHG और FPO के उत्पादों का चयन करने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी ताकि समूह से संपर्क स्थापित कर अंतिम रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मेले में राज्य के उत्पादों को व्यावसायिक रूप में बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर का स्टॉल लगाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों को अवसर मिल सके। ये स्टॉल आगंतुकों के लिए SHG और FPO उत्पादों की विविध रेंज का पता लगाने के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ऑर्गेनिक एवं हर्बल उत्पादों को बढ़ावा दे रही है और इनमें जल्द ही MSME उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आने वाले दिनों में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में और बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। पिछले 2 दिनों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बरसात के कारण लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश होने की उम्मीद जताई है, इसलिए प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सावधानी बरतने और खराब मौसम के बीच सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। यूपी में जिला अधिकारियों ने अत्यधिक तेज बारिश और बिजली गिरने के कारण आज लखनऊ में स्कूल बंद करने की घोषणा की है। शहर में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है और मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज और अधिक मूसलाधार बरसात की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस महीने के दौरान देश भर में मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।